हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको पढ़ाऊंगी मार्शल की कुलव्य विधि। और मार्शल की जो कुलव्य विधि है, अभी तक तो आपने कीमत और मात्रा लिखी थी, जैसे ओ एक्स अक्ष पर कीमत लिखी है और नीचे आपने क्या लिखी, कुल मात्रा। लेकिन मार्शल की कुलव्य विधि के अंतर्गत इसके अंतर्गत कीमत और कुलव्य दोनों में संबंध बताना है, ठीक है ना। तो इसके अंतर्गत क्या होता है कि कीमत में परिवर्तन के तहत कुलव्य पर कितना परिवर्तन होता है। तो इस विधि के अंतर्गत कीमत में परिवर्तन का कुलव्य पर परिवर्तन के आधार पर लोच ज्ञात की जाती है। कुलव्य विधि के आधार पर लोच कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। इकाई से अधिक लोच, इकाई के बराबर लोच, इकाई से कम लोच। इकाई से अधिक लोच जो होती है वो लोचदार कहलाती है। इकाई के बराबर लोच इसे रैखिक लोच कहते हैं एक तरह से। और इकाई से कम लोच जो होती है वो बेलोचदार होती है। एक तरह से जो आपने देखा होगा, इकाई के बराबर जो मार्शल की मैं उसके अंतर्गत आपने वर्गीकरण के अंतर्गत पढ़ा था इकाई के बराबर लोच, लेकिन वहाँ पर अपन ने कीमत और मात्रा पढ़ा था। लेकिन यहाँ पर कीमत और कुलव्य पढ़ेंगे, इसलिए नाम जरूर एक जैसे हैं लेकिन इनका चित्र जो है अलग अलग बनेगा। ये बात आपको विशेष ध्यान रखनी है कि कुलव्य के अंतर्गत जो इकाई के बराबर है और वो कैसे बनेगी, ठीक है ना। इकाई से कम में भी वहाँ पर चित्र अलग बनता है और मार्शल की कुलव्य विधि के अंतर्गत चित्र अलग बनता है, ठीक है। और यहाँ पर जरूर एक जैसा बनता है। यहाँ पर कीमत, इकाई से अधिक लोच के अंतर्गत कीमत और कुलव्य दोनों में कैसा संबंध होता है? विपरीत संबंध होता है। कैसा संबंध होता है? विपरीत संबंध होता है। इसका मतलब क्या होता है कि कीमत में यदि क्या होती है, कमी होती है, तो कुलव्य क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। यदि इसका विपरीत मैं बोलूँ, यदि कीमत में वृद्धि हो रही है, 4 से 5 रुपये हो रही है ना, तो कुलव्य क्या हो जाता है? घट जाता है। जैसे आप आम लेने जाते हो, 200 रुपये किलो आम होते हैं तो अपन क्या लाते हैं? 1 किलो ही लेके आते हैं। यदि वहीं 60-70 रुपये किलो हो गए तो अपन 5 किलो भी आम ले आते हैं। तो इस प्रकार से कीमत और कुलव्य में कैसा संबंध होता है? विपरीत संबंध होता है। तो विपरीत संबंध वाला डायग्राम ये है। लेकिन कीमत में कम परिवर्तन, कुलव्य में कैसा परिवर्तन होता है? अधिक परिवर्तन हो रहा है, ठीक है ना। यहाँ यानी देखो, कीमत में तो 1 ही रुपये का अंतराल आ रहा है, लेकिन कुलव्य कैसा हो रहा है? 20 रुपये का हो रहा है, ठीक है। और संख्या यहाँ पर वही लिखना जो मैंने लिखी है, क्योंकि इसके अंतर्गत क्या होता है, यदि अपन इसका भाग लगाएं तो मांग आपकी आ जानी चाहिए। यानी कीमत 5 रुपये है तो 5 का भाग लगाया आपने 100 में तो कितने रुपये हो गया? 20। 4 का भाग 120 में लगाया तो कितना गया? 4 × 12 30 हो गया। यानी कि देखो, मांग का नियम भी लागू हो रहा है। कैसे? कीमत में यदि कमी होती है तो कुलव्य क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। यानी पहले कीमत 5 रुपये है तो मांग कितनी है? 20। और कीमत 4 रुपये हुई तो मांग कैसी हो गई? 30। यानी बढ़ गई या नहीं बढ़ गई? तो मांग का नियम लागू हो रहा है। लेकिन मैं आपको ये बता रही हूँ, यहाँ पर मेन जो चीज़ है वो कीमत और कुलव्य में संबंध दिखाई गई, ठीक है ना। इसको लिखो या नहीं लिखो, लेकिन ये जरूर लिखना है आपको, ठीक है। लेकिन आप लिख लोगे तो बेटर होगा। तो कीमत में कमी होती है तो कुलव्य में वृद्धि होती है, और कीमत में वृद्धि होती है तो कुलव्य में क्या होती है? कमी होती है। अतः कीमत एवं कुलव्य में विपरीत संबंध होता है। ऐसी लोच जो होती है, इकाई से अधिक लोच होती है। ये डायग्राम आपका बन रहा है। इकाई से अधिक लोच में ऐसा ही आपका मांग की श्रेणियों में था, मांग की लोच की श्रेणियों में, तो ऐसा ही इसमें बन रहा है। और ये डेल्टा पी का मतलब होता है कीमत में परिवर्तन है, और ये डेल्टा क्यू का मतलब होता है कि मात्रा में, कुलव्य में क्या है? परिवर्तन होता है। डेल्टा का मतलब क्या होता है? आपका कुलव्य होता है, ठीक है। अब दूसरी लोच है इकाई के बराबर लोच। इकाई के बराबर लोच में क्या होता है? कीमत में तो परिवर्तन हो लेकिन कुलव्य स्थिर रहता है। कुलव्य में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे अपन महीने में फ्रूट्स वगैरह लाते हैं, सोचते हैं 1000 रुपये ही खर्च करेंगे महीने में। कीमत ज़्यादा होती है तो कम मात्रा ले आएंगे, कीमत कम हुई तो ज़्यादा मात्रा ले आएंगे। इस तरह से कीमत और कुलव्य, यानी कीमत में तो परिवर्तन होगा लेकिन कुलव्य में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो ऐसी लोच कैसी होती है? इकाई के बराबर। देखो, मांग का नियम भी लागू हो रहा है। 5 दूनी 10, 20 मात्रा ले रहा है, और 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, 25 इकाई ले रहा है। तो यानी कि मांग का नियम भी लागू हो रहा है। इस तरह से ये आपको संख्याएं लिखनी पड़ेंगी। इसलिए यहाँ पर मेन जो चीज़ है वो क्या दिखाई जा रही है कि कुलव्य में कोई परिवर्तन नहीं है, यानी अपरिवर्तनशील है। इसीलिए ये आप कुलव्य पे देख रहे हो, ये कैसा हो रहा है? एक तरह से ओ वाई अक्ष के क्या है? समानांतर है। तो ओ वाई अक्ष के समानांतर, ये ओ वाई अक्ष कैसे है? ये वाला जो अक्ष है वो कैसा कहलाता है? ओ वाई अक्ष है। तो ये वाला अक्ष इसके समानांतर हुआ या नहीं हुआ? तो इसको क्या कहेंगे? ई पी इजिकल टू 1, यानी मांग की लोच कैसी है? इकाई के बराबर है। विशेष क्या ध्यान रखना है अपने को? कीमत और कुलव्य में संबंध बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर कीमत परिवर्तित है लेकिन कुलव्य कैसा है? स्थिर है।
तीसरी जो लोच है इकाई से कम जिसको बेलोज़दार मांग कहते हैं, इसके अंतर्गत क्या होता है, कीमत में कमी होती है तो कुल व्यय घटता है। जैसे लिख रहा है ना, जब कीमत में कमी होती है तो कुल व्यय घटता है और कीमत में वृद्धि होती है तो कुल व्यय बढ़ता है। जैसे आपने देखा है हम सब्जी में जैसे 6 दिन की 5 दिन की जो भी आप लाते हो या पर डे की लेके आते हो, यदि कीमत क्या होती है आपकी ज़्यादा हो जाती है तो ये तो कह नहीं सकते, यदि आपके घर में आधा किलो सब्जी लगती है तो आप आधा किलो ही लेके आओगे। कीमत ज़्यादा होगी तो आपको पैसे कैसे देने पड़ेंगे, ज़्यादा, और कीमत कम होगी तो पैसे कैसे देने पड़ेंगे, कम। तो जैसे 5 रुपये कीमत है तो कुल व्यय कैसा हो गया आपका, बढ़ गया ना सब्जी पर। सब्जी को कम तो नहीं कर सकते, जितना अपने महीने में यूज़ हो रही है उतनी ही तो करेंगे। तो कीमत 5 रुपये है तो कुल व्यय कैसा है, ज़्यादा है। और कीमत जब 4 रुपये होती है तो कुल व्यय कैसा हो गया, घट गया, 88 रुपये हो गया। मांग का नियम भी लागू हो रहा है। देखो 5 रुपये 5 दूनी 10, 20 मात्रा, 4 रुपये कीमत होने पर 22 मात्रा ले रहे हैं। यह संख्या है अपने को इस तरह से लिखनी है कि अपना कीमत और मात्रा में भी संबंध दिखाई देने लगे और कीमत और कुल व्यय में तो हमको दिखाना ही है। तो समझ में आ गया होगा, कीमत जब कम होती है तो कुल व्यय कम होता है, कीमत बढ़ती है तो कुल व्यय बढ़ता है। तो एक कैसा संबंध हो गया, ये आपका सीधा संबंध हो गया। तो आप ये देख रहे हो ओ एक्स अक्ष पर कुल व्यय और ओ वाई अक्ष पर कीमत को दिखाया, धनात्मक ढाल है। जब ओपी कीमत है तो मात्रा कितनी ले रहा था वो पहले, ओ क्यू। यदि कीमत में कमी हो गई तो कुल व्यय में भी क्या हो गई, कमी हो गई। ठीक है ना। इस तरह से आप ये चित्र एक साथ बना दिया। पहला वाला धनात्मक वाला चित्र है, यानी ये तीसरा जो चित्र है इसको अपन ऐसे बनाएंगे ना, धनात्मक। और जो आपने पहले वाला बनाया था वो कैसा है, ये ऋणात्मक। तो ऋणात्मक में चित्र कैसा बना था आपको मैंने अभी बताया था, ऋणात्मक जो डायग्राम बना था, ये वाला ऋणात्मक डायग्राम बनाया या नहीं बना। तो यहाँ मांग की लोच कैसी है, इकाई से अधिक। ठीक है, तो यहाँ भी आपकी मांग की लोच कैसी है, इकाई से अधिक। ये आपका स्थिर वाला बना था तो लोच कैसी है, इकाई के बराबर। और ये आपका कैसा बना है, धनात्मक ढाल बना है तो यहाँ पर लोच कैसी है, इकाई से कम, यानी एक अधिक है और लोच कैसी है, कम है। ये आपका क्वेश्चन समाप्त हो गया, यानी ये आपका क्वेश्चन था मार्शल की कुल व्यय विधि। दूसरा क्वेश्चन अब आपका आ रहा है, उस क्वेश्चन में आपको बता रहे हैं मांग की लोच को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले है आपकी वस्तु की प्रकृति, यानी प्रकृति कैसी है। पहले तो आपको ये देखना है कि मांग कौन सी है, अनिवार्य वस्तु है या फिर आरामदायक वस्तु है या फिर कौन सी है आपकी विलासिता की वस्तु है। आप जानते हो कि अनिवार्य वस्तु जो होती है वो उसकी कीमत का प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि अनिवार्य वस्तुओं में आप जो रोटी कपड़ा जो भी अपन खाते हैं, ऐसी वस्तु जिनके बिना अपन रह नहीं सकते हैं, तो ऐसी मांग की लोच कैसी होती है, बेलोचदार होती है, यानी इकाई से कम होती है। तो अनिवार्य वस्तुओं की मांग कैसी होती है, इकाई से कम, क्योंकि थोड़ा सा ही परिवर्तन होता है लेकिन मात्रा अपन बहुत कम घटाते बढ़ाते हैं, ज़्यादा नहीं घटाते बढ़ाते, जितनी ज़रूरत होती है उतनी ही लानी होती है। इसलिए अनिवार्य वस्तुओं की मांग की लोच कैसी होती है, बेलोचदार होती है। ठीक है ना। दूसरी वस्तु कौन सी होती है अपनी, आरामदायक वस्तु होती है। तो यदि वस्तु आरामदायक है तो उसकी मांग की लोच कैसी होगी, आपकी इकाई के बराबर होगी, क्योंकि कीमत में यदि 25% की कमी होती है तो मात्रा में 25% की क्या हो जाती है, बराबर हो जाती है। और यदि वस्तु की प्रकृति कैसी, आपकी विलासिता वस्तु वाली है, यानी आपको मैंने विलासिता वस्तुओं के बारे में बताया था जिसके बिना अपन रह सकते हैं, जिनकी पूर्ति होने पर हमें बहुत ज़्यादा खुशी होती है लेकिन पूर्ति नहीं होने पर कोई दुख अनुभव नहीं होता। यदि आपके पास गाड़ी नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपने गाड़ी खरीद ली तो कितनी खुशी होती है। तो वो वस्तु कौन सी, आपकी विलासिता की वस्तु है। और विलासिता की वस्तुएं कौन सी है, जैसे आपके पास एक गाड़ी है, आपने दूसरी गाड़ी और ले ली, कोई चलाने वाला एक है, तो वो विलासी है। ठीक है ना, विलासिता वस्तु होती है। तो ऐसी मांग की लोच, जैसे आपने देखा है न्यू ईयर आया है या आपकी दिवाली ऑफर है, उसमें थोड़ी सी कीमत में क्या की जाती है, कमी होती है लेकिन मात्रा में अधिक वृद्धि हो जाती है, यानी थोड़ी सी कीमत में परिवर्तन होने पर मात्रा में अत्यधिक परिवर्तन होता है। तो ऐसी मांग की लोच कैसी होती है, इकाई से अधिक होती है। और ऐसी वस्तुएं कौन सी होती है, विलासिता की वस्तु होती है। ठीक है। दूसरी है प्रतिस्थापन वस्तुओं की उपलब्धता। वे वस्तुएं जिनकी निकट प्रतिस्थापन वस्तुएं होती हैं, जैसे चाय कॉफ़ी, इनकी मांग की लोच कैसी होती है, लोचदार, इकाई के बराबर। क्योंकि यदि आपने चाय नहीं पीनी तो कॉफ़ी पी लोगे, कॉफ़ी नहीं है तो चाय ले लोगे, तो प्रतिस्थापित वस्तु है। तो प्रतिस्थापित वस्तुओं की लोचदार तो लोचदार होती है। और पूरक वस्तुएं जो होती है उनकी लोच कैसी होती है, कम लोचदार होती है, यानी इकाई से कम होती है। ठीक है। फिर वस्तु के विभिन्न प्रयोग, जैसे कि आपकी लाइट है, इसके विभिन्न प्रयोग है या नहीं है, कुछ भी कर सकते हो आप, इससे हीटर चला सकते हो, गीजर चला सकते हो, एसी चला सकते हो। तो ऐसी मांग की लोच कैसी होती है, लोचदार होती है।
फिर उपभोक्ता के बजट में वस्तु का महत्व, जिन वस्तुओं का महत्व कम होता है जैसे माचिस है, पेंसिल है, सेफ्टी पिन है, इनकी मांग की लोच तो बहुत ही कम होती है, ठीक है। और उपभोग स्थगन, जिनका उपभोग आगे के लिए स्थगित कर दिया जाता है, जैसे अपन मकान ले रहे हैं और मकान नहीं ले पाए क्योंकि ब्याज दरें ज़्यादा हो गई या आपके पास पैसा नहीं है, तो मांग कैसी होती है, लोचदार होती है। जैसे जब ब्याज दरें अधिक होती है तो गृह निर्माण की मांग को अपन क्या कर सकते हैं, स्थगित कर सकते हैं, ठीक है। अब उपभोक्ता की आदत, जैसे कोई उपभोक्ता है सिगरेट पीता है, तंबाकू खाता है, तो वो आदत ही है, चाहे कीमत में कितना भी परिवर्तन हो उसको लेना तो है ही है। तो ऐसी वस्तुएं यानी कीमत में अधिक परिवर्तन होने पर लेकिन मात्रा में बहुत कम परिवर्तन होता है तो मांग की लोच कैसी होती है, बेलोचदार। तो उपभोक्ता जिन वस्तुओं का आदी होता है तो ऐसी वस्तुओं की मांग की लोच कैसी होती है, बेलोचदार होती है। फिर आपकी समय अवधि, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार उन क्वेश्चनों को ना देकर ऐसे क्वेश्चन जैसे इस साल आए हुए थे ऐसे क्वेश्चनों को दे देता है वो, तो आपको ये भी याद करने हैं। जो मैंने इस अपनी कॉपी में लिखे हुए हैं वो सारे क्वेश्चन आपको याद करने हैं, ठीक है। समय अवधि, अल्पकाल में किसी वस्तु की मांग कैसी होती है, बेलोच होती है, और दीर्घकाल में वही कैसी हो जाती है, लोचदार होती है। आज ये लेसन आपका समाप्त हो गया है, कल मैं 5वां लेसन पढ़ाऊंगी। आप सभी इनका रीडिंग लगाते रहें, याद करते रहें, ऐसे ही पढ़ना है। अभी कोई पता भी नहीं है कि आपका स्कूल कब खुलेगा, ठीक है, इसलिए आप तैयारी रखें, ठीक है। ओके, चलो आप कर लो आप काम।